नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सैलाब से जबरदस्त तबाही, 19 हलाकतें, 3 लाख अफराद बेघर। विजयवाड़ा बुरी तरह मुतासिर। ईडी ने तलाशी और 4 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। ईडी मोदी हुकूमत की कठपुतली बन गई है, आम आदमी पार्टी की शदीद तनकीद। मुकदमात की आदिलाना यकसुई के लिए अदलिया के निज़ाम में जामे इस्लाहात लाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल की तकमील पर मुनाकिदा जिलाई अदालतों की कौमी कॉन्फ्रेंस से सदर जमहूरिया का इख्तितामी खिताब। जम्मू में फौजी ठिकाने पर एक बार फिर मिलिटेंटों का हमला, एक फौजी जवान जख्मी। बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू। और प्रीतिपाल ने पैरालंपिक्स में तमगा जीता। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से शदीद सैलाब, जानो माल का नुकसान और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। दोनों रियासतें गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल बारिश से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से नदियां अपनी खतरनाक सतह से ऊपर बह रही हैं और हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे शहरों समेत वसी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सूरत हाल का जायजा लेने और बचाव कार्रवाइयों को मजबूत करने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़राए आला रेवंत रेड्डी और एन चंद्रबाबू नायडू ने हंगामी मीटिंग की। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इन दोनों वज़राए आला से बात की और उन्हें मरकज़ से मुकम्मल मदद भेजने का यकीन दिलाया। सैलाब के बाद दोनों रियासतों में अब तक 19 लोगों की हलाकत की खबर है, जबकि 3 लाख लोग शदीद मुतासिर हुए हैं। शदीद बारिश और कई मुकामात पर पटरियों पर पानी भर जाने की वजह से 99 ट्रेनें मनसूख और 4 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख कर दिया गया, जबकि 54 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मौसलाधार बारिश के बाद रियासत में कई मुकामात पर नाले बिफर गए हैं और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सैलाबी पानी ने देहातों के दरमियान सड़क का राबिता मुनक़ते कर दिया है। तेज़ बारिश और आंधी के बायस कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए, जबकि कई दरख्तों की शाखें टूटकर सड़कों पर गिर गई। Attending the beach at kilometer 418, the beach sector mainly at 418, 432 and 433 kilometers. Okay. At 418 kilometer, out of 6 beaches, we have attended 5 minor beaches. The main beach we are attending right now. It is a major beach. I mean, length is around 70 meters. It will take some time. And at kilometer 432, all minor beaches of 5 members we have already attended. That side, we are attending the kilometer 433 main beach now. That is around 50 meters length. So these two are the main beaches. Kilometer 433 50 meters and kilometer 418 around 70 meters. These two main beaches we are attending right now. हमारा जो डैमेज हुआ है 2 जगह पर हुआ है। ये 418 किलोमीटर लोकेशन है और यहाँ से 14 किलोमीटर दूर 432 किलोमीटर हुआ है। यहाँ पर 5 जगह डैमेज हुआ था, उसमें से हमने 4 अटेंड कर लिए। ये लास्ट है जो कि मेजर है। सिमिलरली जो 432 पर 4 जगह हुआ था, उसमें से हमने 3 जगह अटेंड कर लिए। वहाँ भी जो बड़ा वाला था वो अभी बचा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर फ्लो अभी है, तो हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम बाकी काम शुरू कर पाएंगे, तो ये कल शाम तक पूरा होने की संभावना है। सर, अभी जो रूट में ट्रेन का अभी कैसा इंतजाम था उसका डाइवर्ट? हमने काफी ट्रेन कैंसिल की हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं, क्योंकि अभी कल शाम तक चालू हो पाएगा, तो उन ट्रेन को रास्ते में रोकना ठीक नहीं है। तो हमने काफी ट्रेन कैंसिल की हैं और कुछ जो हम सिकंदराबाद से विजयवाड़ा जो काजीपेट होकर के जाती थी, उनको हमने वाया गुंटूर डाइवर्ट किया है। अभी सर पूरा काम होने में कितना दिन लग सकता है? एक ट्रेन ऑपरेशन हम कल शाम तक चालू कर देंगे। हाँ, कोशिश हमारा है कि और पहले कर सके, बट कल शाम तक चालू हो जाएगा।
अच्छा, कितना ऑफिसर काम कर रहे हैं अभी लोकेश में आपका? एक जी सर, अब जो वर्कर सीनियर है ऑफिसर 15 लोग काम कर रहे हैं सीनियर नहीं, ऑफिसर। अभी मतलब सीनियर ऑफिसर्स करीब 10 to 15 है, फिर जूनियर ऑफिसर्स अराउंड 50 और लेबर जो है मतलब इट इज इन हंड्रेड्स, 500 लेबर करीब काम कर रही है दोनों जगह पे मिला करके। और अभी क्योंकि अप्रोचेबल नहीं है इसलिए अभी तो और मशीन्स आएंगी और मैन पावर आएगा। जैसे ये फ्लो रुक जाएगा तो उसके बाद में इसको अटेंड करने के लिए और मशीन्स और मैन पावर लेकर के आएंगे। पैसेंजर का बोगस है कहीं, जो भी रूट में चलने वाले हैं, उसको पहले से रिजर्वेशन करा हो तो इसके बारे में। नहीं, मैं मानता हूं कि ट्रेन कैंसिलेशन से लोगों को तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, लेकिन ये उनकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए है कि हमने ट्रेन को कैंसिल किया है। क्योंकि अगर वो कई ट्रेन रास्ते में फंस जाती है उनको तो उसमें ज्यादा परेशानी होती, कैंसिलेशन से उनको कम परेशानी होगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि रिजर्वेशन उनका था, कैंसिल हुआ है, लेकिन सेफ्टी के लिए जरूरी था। तकरीबन 4 घंटे के धावे और पूछताछ के बाद आज यानी पीर को ईडी की टीम ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। अपनी गिरफ्तारी पर आप रुकन असम्बली ने खुद को बेकसूर करार दिया है। कबल अजी सुबह में उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि ईडी के लोग उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं। ईडी के ज़राए ने भी तस्दीक की थी कि दिल्ली वक्फ घोटाले में अमानतुल्लाह खान के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। कार्रवाई करने ईडी टीम 6 से 7 अफराद शामिल थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान अमानतुल्लाह खान के घर के बाहर कसीर तादाद में दिल्ली पुलिस मौजूद थी, जिसमें नीम फौजी दस्ते के जवान भी शामिल थे। 2016 का एक मामला है और वो वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेने का मामला है। उसके अंदर 2016 से अब 24 हो गया, 8 साल से सारी एजेंसियां उसके अंदर अलग अलग लेवल पे जो है इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हैं, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है ना केंद्र सरकार के लिए कि एसीबी उनकी, सीबीआई उनकी जांच की, कहीं ये नहीं दिखा कि कोई पैसे के लेन देन पे किसी की भर्ती वहाँ पे की गई है। और केंद्र सरकार तो चाहती है कि दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पे पद खाली रहें, वहाँ की खुद वो भर्ती करना नहीं चाहते, कोई और दूसरा भर्ती कर दे तो उसके ऊपर जो है आरोप लगाते हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पूरा की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो चरमरा जाए। यही अस्पतालों के अंदर भी कर रहे हैं, खुद लेंगे नहीं, दूसरे को लेने देंगे नहीं। तो सारा देश देख रहा है कि इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और अब जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव पास आ रहा है इस तरीके का दबाव और बढ़ाएंगे। आ गए थे और इनको क्या कहते हैं, एक मामले में सूरजपुर कोर्ट जाना था, इनकी जमानत लगी हुई थी, उससे पहले ये लोग आ जाएंगे। और इससे पहले इनका 22 तारीख को नोटिस आया था और बोले थे कि पेश होने थे। और इनकी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ, कैंसर से पीड़ित हैं वो, तो ऑपरेशन हो के वो कल या परसों क्या कहते हैं डिस्चार्ज होके वो आई हैं। उनके लिए उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था कि आप मुझे, मेरी सासू माँ आई हुई हैं और इतनी बड़ी बीमारी है, आप फिर उसके बाद में हम लोग हाजिर हो जाएंगे। तो क्या कुछ बातचीत हुई आने के बाद, क्या परेशान भी कहा कि नहीं सासू माँ जी को परेशान करे, कैंसर पीड़ित है, वीडियो भी डाली है? हाँ, कैंसर है, उनकी सर्जरी हुई है और उनकी आज क्या कहते हैं 10 बजे तक क्या कहते हैं अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी उनको, आज लेके जाना था, लेकिन ना तो ये कोर्ट पहुँच सके ना तो अस्पताल जा सके। परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी, अरे कैंसर की सर्जरी है और ब्रेस्ट की बिल्कुल होगी ना। ये घर में पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है, उसके बाद भी इस तरह से ये, और ये भी इंटीमेशन दे चुके हैं हम लोग ईडी वाले को कि भाई ऐसे मसला है कि मेरी सासू माँ बीमार है और इसलिए क्या कहते हैं हम अभी आने में असमर्थ। तो इस चक्कर में फिर भी ये लोग क्या कहते हैं सुबह 6 बजे आ चुके हैं। तो लगातार छापेमारी चल रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, जो आरोप लगे। अरे भाई साहब, एक चीज़ बताए, छापेमारी चल रही, एक ही केस में पहले एसीबी ने करा, फिर सीबीआई ने करा, ईडी ने करा। एसीबी सीबीआई क्या कहते हैं चार्जशीट में दाखिल है, उसमें कोई सबूत नहीं मिला उनको। अब ये उसी केस को क्या कहते हैं ईडी कर रही है। अब ऐसा तो सारी एजेंसियाँ लगाते रहो पूरी ज़िंदगी, क्या कहते हैं आप जाँच पड़ताल करते रहो। आम आदमी पार्टी ने तहकीकाती एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कठपुतली बनने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आप चाहे कोई भी हथकंडा इख्तियार करें, उनकी पार्टी नहीं झुकेगी और लड़ती रहेगी।
आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी को डांट पड़ रही है, हालांकि उन्हें बार बार तंबीह की जा रही है कि आप बदनीयती के साथ तहकीकात ना करें और जेल में रखना ही आपका वाहिद मकसद है। इसके बावजूद आज अली सुबह ईडी ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान के घर छापा मारने पहुंच गई। मिनेश सिसोदिया ने कहा कि ईडी का बस यही काम रह गया है। बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को खामोश कर दो, जो टूटे नहीं उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। कांग्रेस पार्टी मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने एक इंकशाफ करते हुए कहा है कि मुल्क में शतरंज का खेल जारी है और हमें यह देखना है कि इस शतरंज के खेल में कौन कौन खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानना चाहती है कि माधवीपुरी जो सेबी के सरबराह है वो एक वक्त में कई जगह से कैसे तनख्वाह ले रही हैं। पवन खेड़ा ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए वाजे किया कि या तो सेबी के सरबराह खुद बता दें, नहीं तो कांग्रेस बताएगी और कितने लोग हैं जिनको सेबी के सरबराह ने अपनी सरबराही के दौर में फ़ायदा पहुंचाया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर भी हमला करते हुए कहा कि सेबी के सरबराह की तकर्री जो कमेटी करती है वो उसके अहम रुकन हैं। पवन खेड़ा ने पूछा कि उनकी तकर्री में क्या क्या समझौते किए गए हैं। ESOP is a different category. In my press release, you will get to know. Annually, the money, the salary, the income, whatever you want to call it, let her come and tell us that she is getting from ICICI Bank and then later also from the ICICI Prudential. She needs to declare this. कि आखिर इनको बचा कौन रहा है? हमें क्या मालूम, आप नहीं जानते। नहीं, आप बताइए, क्योंकि आपने खुलासा किया तो आप बताइए कि बचा कौन रहा है। मुझे एक बात, मैंने शुरुआत इस प्रेस वार्ता की उस चेस बोर्ड से की, वो आपके सामने है। आज अभी अच्छा हुआ मेरे साथियों ने फिर से वो चेस बोर्ड दिखा दिया। अब हमें नहीं मालूम कि बादशाह जो इसमें है और इस देश का जो बादशाह है वो खुद खिलाड़ी है या उनके पीछे कोई और खिलाड़ी, हमें क्या मालूम। अब धीरे धीरे शुरुआत हुई है तो कई चीजें निकलेंगी। इस कड़ी में ये पहली प्रेस वार्ता है। आपके सामने हम आने वाले दिनों में, मैं या मेरे कोई और साथी, क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं, आएंगे और खुलासे करेंगे। हो सकता है खुलासों के अंत में मालूम पड़ जाए कि शतरंज का असली खिलाड़ी कौन है। Well, so far I only know about her. Our team is investigating. Mr. Khera, you've been making revelations about stock market, SEBI chairperson, Hindenburg report you referred earlier also. As a principal opposition party, do you think that stock market is a safe place to invest money given the scenario? I am nobody to comment. I am not an expert. I would not comment on whether or not people should invest. That's not my job to do. ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये मेरे पास ये सेटलमेंट ऑर्डर्स जो मैंने निकाल पाया हूं वेबसाइट से, ये आईसीआईसीआई को जितने लाभ मिले हैं, लेकिन इसको मैं मोनेटाइज, इसकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है मैं उसको नहीं अभी तक निकाल पाया, लेकिन ये कहीं ज़्यादा होगी ये मैं समझ पाया हूं। ये अभी आपके पास विनीत जी भेज रहे हैं सारी सेटलमेंट ऑर्डर्स। कुछ मेहनत आपको भी करनी चाहिए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मांगे तो एंड में करेंगे। अभी तो सवाल पूछे हैं, मांगे भी करेंगे, जहां करनी है वहां करेंगे, चिंता मत कीजिए। पवन जी इधर से। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5-6 तो हैं इसमें। अब अगली 2 हैं और आज एक और हमने आपको दिखाया, और जो अगली प्रेस वार्ताएं होंगी शायद वो खुद बता दें सेबी की चेयरपर्सन कि और कौन सी कंपनीज है, नहीं तो फिर हम मदद करेंगे। पवन जी इधर सर, इधर अजय सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सदस्य के रूप में और चेयरमैन के रूप में दोनों ही उनको सैलरी या जो भी कुछ था वो मिलता रहा। इस दौरान उन्होंने अपना एनुअल रिटर्न भी फाइल किया होगा सब कुछ। क्या उस डिक्लेरेशन की कोई कॉपी या इंफॉर्मेशन है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी हो कि किस रूप से उनको ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 75 साल मुकम्मल होने पर ज़िले अदलिया की नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने इख्तितामी खिताब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने
अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को उजागर किया और अदालती चैलेंजों से निपटने के लिए तेज़ रफ्तार इस्लाहात पर जोर दिया। मैंने देखा है कि गांव का गरीब आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उसके जीवन को और अधिक कष्टमय बना सकता है। बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल का वातावरण में बढ़ जाता है। इसी तरह सामान्य व्यक्ति का तनाव कोर्ट कचहरी के वातावरण में भी बढ़ जाता है। इसका अध्ययन करके इस स्थिति को शायद ब्लैक कोट सिंड्रोम का नाम दिया जा सकता है। देवियों और स्वजनों, मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि इस चर्चाओं के व्यवहारिक परिणाम सामने जरूर आएंगे। हमारी न्यायपालिका के समक्ष ऐसे अनेक चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए एविडेंस और विटनेसेस से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को मिलजुल कर समाधान निकालना चाहिए। देवियों और स्वजनों, ये हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामले में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और निश्चत घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डरे से में रहते हैं, मानो उन्हीं बेचारों ने कई अपराध कर दिया है। महिला पीड़िताओं की स्थिति और भी खराब होती है, क्योंकि प्रायः समाज के लोग भी उनके साथ नहीं देते। मैंने देखा है कि गांव का गरीब आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है और बहुत मजबूरी से ही अदालत की न्याय प्रक्रिया में भागीदार बनता है। प्रायः वो अन्याय को चुपचाप सहन कर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उसके जीवन को और अधिक कष्टमय बना सकता है। प्रशांत किशोर ने बिहार में एक नई पार्टी बना ली है जिसको जन स्वराज का नाम दिया गया है। प्रशांत किशोर अब मुसलसल अपनी पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि उनका मुकाबला बिहार की इलाकाई जमातों से नहीं, सीधा एनडीए से है। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनकी पार्टी खुद को 30 साल से मुसलमानों की हामी जमात कहती है, मगर उन्हें आज तक आबादी के लिहाज से टिकट नहीं दिए गए। आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे हम लोग वहाँ मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। अगले साल 2025 में जन सुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जन सुराज की सरकार बनेगी। उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जन सुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में है। समाज के सभी वर्गों की भागीदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की जो बात कही गई है, उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है। और ये जो जनसुराज में पहले से अन्य वर्गों के लिए बात कही गई है उसके अनुरूप है, ये कोई अलग नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे
वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा। तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार। हम वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहां हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 बरस से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने जमीयत के वफ्द को वायनाड भेजा ताकि मुतासरीन की मदद की जा सके। वफ्द में मौलाना अब्दुल रहीम, मौलाना मुहिबुल्लाह खां अमीन और दीगर अराकीन शामिल थे। वफ्द ने वायनाड के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सैलाब से तबाहशुदा मुकामात पर इमदादी कामों का जायज़ा लिया। वफ्द ने मंडाकनी और चोरमलाई गांव के मुतासरीन में अशियाए ज़रूरिया तकसीम की, जिनमें फर्नीचर, घरेलू सामान और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल थी। प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि वफ्द ने 51 ख़ानदानों को इमदाद फराहम की, जिनमें 11 गैर मुस्लिम ख़ानदान भी शामिल थे। जम्मू में आज फौजी कैंप पर एक बार फिर मिलिटेंट्स का हमला हुआ है। इस हमले में एक फौजी जवान के ज़ख्मी होने की खबर है। हमले के फौरी बाद फौज ने इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया। फौज का कहना है कि जम्मू के इलाके संजवान में बुलंद पहाड़ी सिलसिले से फौजी कैंप पर फायरिंग की गई है। फौज ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर जाल फैला दिया है। हिंदुस्तान की एथलीट प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स में ख्वातीन की 200 मीटर T35 दौड़ में इनफरादी बेहतरीन कारकर्दगी के साथ कांसे का तमगा जीत लिया है। इतवार की रात खेले गए मैच में प्रीति पाल ने ख्वातीन की 200 मीटर T35 रेस में अपने बेहतरीन वक्त के साथ कांसे का तमगा जीता। इस जीत के साथ वो पैरालंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली पहली ट्रैक एंड फील्ड हिंदुस्तानी खातून पैरा एथलीट बन गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ट्रैक एंड फील्ड एथलीट प्रीति पाल को पेरिस पैरालंपिक्स में दूसरा तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। 30 साला खिलाड़ी ने ख्वातीन के 200 मीटर T35 मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। पैरालंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनने का उन्हें एजाज़ हासिल हुआ। वज़ीर आज़म ने उन्हें एक्स पर मुबारकबाद दी। वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक तहरीक हैं, उनकी लगन वाकई काबिल ज़िक्र है। मोदी ने पैरालंपिक्स में तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों को फ़ोन करके भी मुबारकबाद दी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्ते सर, मैं रुबीना फ्रांसिस। हाँ जी सर। बढ़िया सर। सर लास्ट टाइम 7th पे थी मैं टोक्यो पैरालंपिक्स में। अभी आई गॉट ब्राउन्स, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं एंड मैच्योरिटी से मैंने इस बार सारी चीज़ें हैंडल करी है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। जी सर। जी सर। थैंक यू सो मच सर। बाकी खिलाड़ी जिनके खेल अभी चल रहे हैं उनको भी, और जिनके खेल बाकी हैं उनको भी, क्योंकि आप लोगों से मिले मेरी तरफ से जी सर। आप सबको मेरी तरफ से बधाई भी दीजिए। जी मौका मिलता ही अमृता अलग से बात करें। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर। कौन बोल रहा है? सर मैं प्रीति बोल रही हूँ। वाह, आप सब कैसे हैं? सर हम बहुत अच्छे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बधाई देने के लिए कॉल किया है। जी सर। पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू सर। हिंदुस्तान के तिरंगे को फहराया, भारत की शान को बढ़ाया है।
जी सर। बहुत कम लोगों को पता होता है इतनी शारीरिक तकलीफों के बावजूद भी अगर कम निर्धार हो। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सैलाब से जबरदस्त तबाही, 19 हलाकतें, 3 लाख अफराद बेघर, विजयवाड़ा बुरी तरह मुतासिर। ईडी ने तलाशी और 4 घंटे की पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। ईडी मोदी हुकूमत की कठपुतली बन गई है, आम आदमी पार्टी की शदीद तनकीद। मुकदमात की आदिलाना यकसुई के लिए अदलिया के निज़ाम में जामे इस्लाहात लाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल की तकमील पर मुनाकिदा जिलाई अदालतों की कौमी कॉन्फ्रेंस से सदर जमहूरिया का इख्तितामी खिताब। जम्मू में फौजी ठिकाने पर एक बार फिर मिलिटेंटों का हमला, एक फौजी जवान जख्मी, बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू। और प्रीतिपाल ने पैरालंपिक्स में तमगा जीता, सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।